हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज हम बात करेंगे उत्तराखंड इतिहास कालखंड भाग 6 की वीडियो के ऊपर दोस्तों। कुल वीडियो में ये नंबर 8 वीडियो है दोस्तों, कुछ लंबा सा ये वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम बचा हुआ जो हमारा भाग 5 के भाग का शेष था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जहाँ पुरातात्विक खोजें हुई हैं और क्या क्या खोजें उत्तराखंड के अंदर हुई हैं। बिल्कुल विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से। और आपका जो सिलेबस है दोस्तों उसमें ये 2 भाग हम इतिहास के पढ़ चुके हैं और ऐतिहासिक काल की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। और उससे पहले कुछ थोड़ा बहुत जो हम इसमें हमने राजवंशों के नाम सुने उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत इन वीडियोस लेक्चर्स में देखेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमने छोड़ा हुआ था, पहले तो हम अल्मोड़ा के अंदर बात करते हैं। नौला जैनल गांव के पास भी समाधान ढूंढे गए हैं और उसके साथ में संदड़ा बसेड़ी में भी समाधान मिले हैं। अच्छा, यशोधर मठपाल जी द्वारा कहाँ ढूंढे गए? नौला जैनल गांव में। और गढ़वाल विश्वविद्यालय ने कहाँ ढूंढे दोस्तों? संदड़ा और बसेड़ी में। चलिए, यशोधर मठपाल जी द्वारा जो नौला जैनल गांव है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए अभी संदड़ा बसेड़ी हो जाते हैं। तो संदड़ा बसेड़ी में जो समाधान ढूंढे गए, लास्ट में हमने पढ़ा था समाधान के बारे में। जी, समाधान के बारे में जो पढ़ा था उसी से आगे को हम इसको बढ़ाएंगे, संदड़ा बसेड़ी के समाधानों के बारे में। तो संदड़ा बसेड़ी से जो समाधान प्राप्त हुए हैं उनके अंदर कंकाल होंगे ऑब्वियसली। तो देखिए, 2 तरीके के ये कंकाल होते हैं, एक होता है सिस्ट ब्यूरियल, एक होता है अर्न ब्यूरियल। एक को हम कहते हैं प्रस्तर पेटी का समाधान या ताबूत समाधान, और एक को हम कहते हैं कलश समाधान। याद रखना है आपको, जो हम ऐतिहासिक काल में कभी पढ़ेंगे, अगर हम किसी इतिहास के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि सिस्ट ब्यूरियल और अर्न ब्यूरियल अलग अलग तरीके के जो हैं ये समाधान हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, संदड़ा बसेड़ी की बात की जाए दोस्तों, तो बसेड़ी है जो, इसमें आपको कलश समाधान भी देखने के लिए मिले थे। संदड़ा में ऐसा कुछ नहीं मिला था, सरना में सिस्ट ब्यूरियल यानी कि ताबूत या प्रस्तर पेटी का समाधान था। नहीं, देखिए कोई ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है। सिस्ट ब्यूरियल में क्या होता है, एक सिंपल सा ताबूत होता है, आयताकार सा ताबूत होगा। इसके अंदर नॉर्मली एक लाश रख दी जाएगी और इसके आसपास मिट्टी के बर्तन या जो भी आवश्यक सामग्री होती है उसके साथ इसको दफन कर दिया जाएगा। और दफन कैसा किया जाएगा ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। चारों तरफ पत्थर के स्टैंड लगाकर इनके ऊपर एक पत्थर की छत डाल दी जाएगी और इस तरीके से इसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये था शिस्ट ब्यूरियल, नॉर्मल होता है। यहाँ से आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी दोस्तों कि शिस्ट ब्यूरियल हो चाहे अर्न ब्यूरियल, दोनों में बर्तन बाकी सामान भी साथ रखा जाता था। यानी कि जो इस समय का जो समयकाल रहा होगा, लोग पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। इसीलिए वो क्या रखते थे कि जब तक भी लाश या आत्मा यहाँ है वो क्या करे, अपना भोजन और बाकी चीज़ें प्राप्त कर सके। अर्न ब्यूरियल या कलश समाधान में क्या होता था कि एक बहुत बड़ा घड़ा, एक बड़ा सा घड़ा बनाया जाता था और घड़े के अंदर लाश को रखा जाता था और यहाँ रख करके फिर इसके आसपास भी वही बर्तन और बाकी चीज़ें रख करके इसको दफन कर दिया जाता था। तो अगर आप देखें तो 56 सेंटीमीटर व्यास के बड़े बड़े घड़े जो हैं वो मिले हैं। 42 से लेकर के 56 सेंटीमीटर व्यास तक के घड़े जो हमको मिले हैं वो कहाँ से मिले? हमको बसेड़ी से मिले हैं दोस्तों। बसेड़ी से हमको कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो एक तो सिस्ट ब्यूरियल और एक अर्न ब्यूरियल, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में दोनों तरीके के समाधान स्थल में प्राप्त हुए हैं। मृद भांड की बात की जाए दोस्तों, तो मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। इससे पहले आपको ये याद रखना है जिसके बारे में हमने बात की थी। पहली चीज़ थी ऑकर कलर्ड पोट्री, OCW या OCP जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। ऑकर कलर्ड वेयर भी इसको कहते हैं। ऑकर कलर्ड पोट्री तो ये है ही। गौरिक मृद भांड, तो ये हड़प्पा के टाइम काल की है, ताम्र निखात संस्कृति की बात की थी हमने इस पर भी। और ब्लैक रेड वेयर BRW, और उसके साथ में पेंटेड ग्रे वेयर तो PGW। इन तीनों को दिमाग में रखना है। इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना होगा। जैसे कि अगर सबसे पुराने की बात की जाए जो ऑकर कलर्ड है वो 2000 के करीब है, फिर 1500 से आते हैं आपके ब्लैक रेड, उसके बाद फिर चित्रित मृदभांड आपके 1200 से 600 में आ जाते हैं। तो अगर मृदभांडों की बात की जाए तो थापली जो है अलकनंदा घाटी टिहरी के अंदर, वहाँ से हमको जो मृदभांड मिले हैं वो कैसे हैं? PGW तरीके के हैं। अभी पढ़ा ना हमने। तो PGW का मतलब हम सिंपल समझ सकते हैं दोस्तों कि ये रिसेंट का कोई है, 1200 से 600 BCE का ये कोई
टाल रहा होगा यहाँ, इसीलिए हमको यहाँ से नाखून कटर, सुई, ऐसी चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं थापली से। पुरोला से बात की जाए उत्तरकाशी के अंदर, तो पुरोला से भी हमें कैसी मिली हैं, PGW प्रकार के मृदभांड मिले हैं। तो बहादुराबाद हमने पढ़ा था दोस्तों, हरिद्वार के एक एरिया में बहादुराबाद। तो यहाँ से हमको ऑकर्ड कलर्ड और रेडवेयर, यानी कि ये पुराने समय के बारे में हमें बताता है। ऑकर्ड कलर्ड पोट्री है और रेडवेयर पोट्री यहाँ से हमें मिली है। फिर महापाषाणीय समाधान जो हमने अभी पढ़े, ये जो महापाषाणीय समाधान है संदड़ा बसेड़ी, यहाँ से जो हमको मृदभांड मिले वो BRW व PGW टाइप के हैं। तो BRW हैं चाहे PGW हैं, ये सभी रिसेंट के हैं और लगभग 1500 BC से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है कि कहाँ से हमको किस तरीके के मृदभांड मिले हैं और अब वो हमें किस समय काल के बारे में बताता है। तो ये तो थे दोस्तों सभी जो हमने छूट गए थे उनको हमने एक बार पूरा कर लिया। अब जो मेन है आज का, हम उसमें पढ़ेंगे कि अलग अलग खोजें जो उत्तराखंड के अंदर हुई उसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों काशीपुर के अंदर। तो काशीपुर के अंदर जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने ह्वेनसोंग के QP स्वांग ना को चुना। तो जो ह्वेनसोंग है उसने काशीपुर को क्या कहा, QP स्वांग ना कहा है। अच्छा, संस्कृत में जूलियन ने इसको गोविशाणा कहा है, ये भी हमने पढ़ा है। काशीपुर के दो नाम आपको यहाँ से पता चले, एक तो QP स्वांगना और दूसरा गोविशाणा। चलिए मैं एक बार हाइलाइटर जो है वो ले लेते हैं दोस्तों, ताकि थोड़ा सा इजी ये हो जाए। तो देखिए QP स्वांगना एक और उसके साथ में गोविशाणा दो, ये दोनों किसके नाम हो गए, आपके काशीपुर के नाम हो गए। ठीक हो गया। चलिए अब देखिए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ के सबसे ऊंचे स्थल भीमगजा को बहुत बड़ी वास्तु संरचना की खोज की थी। तो इसी खोज को आगे देखने के लिए क्या किया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कनिंघम द्वारा खोजी गई संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए कब, 1939-40 में, 65-66 में और 70-71 में। तो 1939 से लेकर 1971 तक यहाँ अलग अलग समय पर उत्खनन हुए हैं। तो उत्खनन से हमें क्या क्या मिला है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो एक मंदिर के अवशेष मिले हैं जो कि 3 विभिन्न कालों में निर्मित किए गए, मतलब 3 अलग अलग टाइम पीरियड में बने हुए मंदिर यहाँ हमको मिले हैं। एक तो है पक्की ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर जो ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किया गया है और उसके चारों तरफ क्या है, एक परिक्रमा पथ भी है। तो हमें ये पता चला कि यहाँ गुप्त काल में मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों। गुप्त काल मंदिर है और संभवतः 6ठी-7वीं शताब्दी में इसके चारों ओर 2 दीवारें निर्मित की गई थी। तो गुप्त काल में मंदिर है, उसके बाद फिर 6ठी-7वीं शताब्दी में चारों ओर 2 दीवारें बनी और एक भव्य पंचायतन प्रकार का मंदिर परिसर निर्मित हुआ है। तो पंचायतन प्रकार का एक मंदिर परिसर निर्मित हुआ है कहाँ, काशीपुर के अंदर। चलिए और क्या क्या मिला यहाँ से, मृदभांडों में चित्रित धूसर मृदभांड, अभी पढ़ा हमने चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ है, ये देखिए चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड से लेकर के मध्यकाल तक के मृदभांड भी हमको यहाँ मिले हैं। और मंदिर की दीवारों के मलबे से हमको क्या क्या मिला है दोस्तों, ताम्र मुद्राएं मिली हैं, तांबे और शीशे की चूड़ियाँ, तांबे के छल्ले, मिट्टी और पत्थर के मनके और लौह निर्मित कील और छेनियाँ मिली हैं। देखिए पहले ताम्र पाषाण संस्कृति थी, उसके बाद लौह पाषाण संस्कृति आती है। तो अगर हमको कहीं से क्या मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, इसका मतलब ताम्र पाषाण काल के बाद की यहाँ पर बात चल रही है। चलिए ये हमने बात की काशीपुर के अंदर की डिस्कवरी की। ये सारी चीज़ें नोट करनी है दोस्तों, और बोरिंग हो सकता है क्योंकि सारा का सारा थ्योरेटिकल हम पढ़ने वाले हैं आज, कि उत्तराखंड के किन जगहों में किस किस समय में खोजें की गई और क्या क्या हमको वहाँ से मिला है। चलिए अगली बात की जाए दोस्तों, तो अगली बात है वीरभद्र ऋषिकेश की। तो उत्खनित पुरास्थल वीरभद्र ऋषिकेश, ये है जनपद देहरादून में। तो देखिए इसमें क्या हुआ, पुरातत्व स्थल का उत्खनन किया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। कब किया गया, 1973 से 75 में। कहाँ, याद रखना है, वीरभद्र ऋषिकेश के अंदर। तो ये जो उत्खनन कराया, ये कराया NC घोष के द्वारा। NC घोष ने इसका उत्खनन कराया था। तो इसमें 3 अलग अलग बातें हमें पता चली थी। हमें यहाँ 3 अलग अलग समय के बारे में पता चला, उसके बारे में यहाँ से चीज़ें मिली हैं। पहली चीज़ पता चली हमको पहली शताब्दी ईस्वी के बारे में। पहली शताब्दी से लेकर के तृतीय शताब्दी ईस्वी के टाइम पे हमको यहाँ से कच्ची ईंटों की निर्मित दीवारें मिली हैं। तो कच्ची ईंट की निर्मित दीवारें किस समय को बताती हैं, पहली शताब्दी ईस्वी से तृतीय शताब्दी ईस्वी। फिर हमको चौथी शताब्दी ईस्वी से 5वीं शताब्दी ईस्वी की चीज़ें भी मिली हैं। उसमें क्या मिला हमको, एक शिव मंदिर मिला है
और ईंटों के टुकड़ों से निर्मित फर्श भी हमको मिला। कहाँ से? वीरभद्र, ऋषिकेश जनपद, देहरादून से। उसके साथ क्या मिला है दोस्तों हमको? उसके साथ हमको 7वीं और 8वीं शताब्दी की चीज़ें भी यहाँ से मिली हैं। क्या क्या? पक्की ईंटों से निर्मित आवासीय संरचनाएं भी मिली हैं। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिल गया अगर हम देखें तो हमको मिल गया दोस्तों, एक तो कच्ची ईंटों की दीवार, फिर पक्की ईंटों की दीवार। तो एक हमें पता चला पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक का, फिर हमको मिला यहाँ 7वीं से 8वीं शताब्दी तक का, और उसके बीच का जो मध्य चरण होता है 4वीं से 5वीं शताब्दी, उसके साक्ष्य भी हमको मिले यहाँ से एक शिव मंदिर के रूप में। तो यहाँ जो वीरभद्र है हमारा, ये तीनों कालों के बारे में हमको बताता है। तो लगभग लगभग पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर के 8वीं शताब्दी ईस्वी तक के सभी साक्ष्य हमको वीरभद्र से प्राप्त हुए। एक एक चीज़ आपको नोट करनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है दोस्तों। अगली बात की जाए तो जगत ग्राम, ये भी देहरादून के अंदर है। तो इसका उत्खनन भी किसने किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया 1952 से 54 के बीच में। और इसमें जो अधिकारी रहे या जिसकी अध्यक्षता में किया गया वो कौन थे? TN रामचंद्रन। तो TM रामचंद्रन के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन किया गया दोस्तों। अच्छा, यहाँ से क्या मिला है जगत ग्राम से? यहाँ मिला है 3 यज्ञ वेदिकाएँ, उनसे संबंधित सामग्री और अभिलिखित ईंटें। क्या क्या मिला? 3 यज्ञ वेदिकाएँ, संबंधित सामग्री और अभिलिखित ईंटें, लिखी हुई ईंटें। तो इसमें जब उत्खनन किया गया तो कुछ चीज़ें मिली। तो यज्ञ वेदिकाएँ जो मिली थी दोस्तों, उसमें कहा गया कि एक उड़ते हुए गरुड़ की आकृति है। अब ये पूछा जा सकता है कि उड़ते हुए गरुड़ के आकार की यज्ञ वेदिकाएँ उत्तराखंड में किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो आपको पता करना है जगत ग्राम जनपद देहरादून से। और उसके साथ में अब हमने यहाँ गरुड़ के चित्र देखे। तो इतिहासकारों का मानना क्या है कि गरुड़ के रूप में जब हमको यज्ञ वेदिकाएँ यहाँ से मिलती हैं तो इसका मतलब यहाँ कभी ना कभी क्या हुआ होगा दोस्तों, यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया गया होगा। अश्वमेध यज्ञ अगर आपने सुना हो तो अश्वमेध यज्ञ यहाँ किया गया होगा, वही जिसमें घोड़ा भेजा जाता था, दैट इज अश्वमेध यज्ञ यहाँ किया गया होगा। संस्कृत भाषा में और उसके साथ में ब्राह्मी लिपि में यहाँ अभिलिखित ईंटें भी हैं, लिखी हुई ईंटें हैं। किस किस भाषा में? संस्कृत तथा ब्राह्मी लिपि। तो जब हमने उनको पढ़ा तो हमें क्या पता चला? जब हमने संस्कृत भाषा के बारे में और ब्राह्मी लिपि में उन ईंटों को पढ़ा तो हमें पता चला कि जो राजा शील वर्मन हैं उन्होंने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो किसने यज्ञ करवाया था? राजा शील वर्मन ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो 3य शताब्दी ईस्वी की ये बात है, जहाँ मध्य हिमालय का पश्चिमी भाग जो था उसको युगसैल के नाम से जाना जाता था। अगर बात की जाए इन यज्ञ वेदिकाओं की दोस्तों, तो ये संपूर्ण भारत में ही इस प्रकार की वेदिकाएं बड़े दुर्लभता से प्राप्त होती हैं। देखिए, अब अश्वमेध यज्ञ आजकल तो होते नहीं, तो ये हमें बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में बताते हैं। जिस समय यहाँ यज्ञ किया राजा शील वर्मन ने, अश्वमेध यज्ञ किया था दोस्तों। तो ये चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, ये प्रामाणिकता बताती हैं। किस चीज़ की? आपने रामायण में अश्वमेध यज्ञ पढ़ा, आपने जहाँ भी अश्वमेध यज्ञ पढ़ा, उनकी प्रामाणिकता हमें इन्हीं चीज़ों से मिलती है। जब हम देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ सच में होते थे तो हमें दिखता है इन साक्ष्यों के रूप में। चलिए, अगला एक बड़ा साक्ष्य बात की जाए दोस्तों, पुरोला, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। पुरोला जनपद उत्तरकाशी के अंदर। तो यह पूरा स्थल कहाँ है? कमल नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कमल नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कहाँ? उत्तरकाशी के अंदर। तो इस स्थल का उत्खनन किसने किया दोस्तों? प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल द्वारा। याद रखना है आपको कि इसका जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नहीं कराया। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग जो है HNB गढ़वाल का, उसने इसका कराया था। तो इसके जो प्रारंभिक चरणों की बात की जाए तो उसमें हमें क्या क्या मिला? चित्रित धूसर मृदभांड मिले थे, जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, और उसके साथ में पकी मिट्टी की मूर्तियाँ मिले, मन के पालतू घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी, और उसके साथ में यहाँ एक वेदिका भी मिली थी ईंटों की, और उसकी जो है वो कुंड शांचित्ती के रूप में उसकी पहचान की गई है। यज्ञ कुंड शांचित्ती के रूप में उसकी पहचान की गई है दोस्तों। और इसमें भी अगर इस जो यहाँ वेदिका मिली है इसकी बात की जाए तो इसमें भी हमको उड़ते हुए गरुड़ के आकार की ही है, जिसका सिर पूर्व की ओर है। इसकी जो वास्तु संरचना है वो भी कैसी है? गरुड़ के आकार की है दोस्तों। और अवशेषों के माध्यम से हमें एक चौकोर चैम्बर भी प्राप्त हुआ है, जो क्या बताता है हमको? पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के मृद भांडों के बारे में, हड्डियों के टुकड़े,
कुनिंद राजाओं के ताम्र सिक्के तथा एक स्वर्ण पत्थर जिस पर क्या है, एक मानव आकृति निर्मित है, अग्नि की पहचान की तरह इसको बताया गया है दोस्तों। ये कहाँ है आपका, पुरोला जनपद उत्तरकाशी। देखिए इन चीज़ों को याद कैसे रखना है, पहला तो जगह का नाम, किसने यहाँ डिस्कवरी की थी दोस्तों, क्या क्या यहाँ से मिला था, किस समय काल का वो है जो यहाँ से मिला था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगली बात की जाए दोस्तों, अगला है आपका थापली। थापली कहाँ, टिहरी के अंदर। टिहरी के अंदर ये भी किसने किया, HNB गढ़वाल ने किया। भारतीय इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग HNB गढ़वाल द्वारा। तो यहाँ जो है ये किसके नेतृत्व में किया गया था, प्रोफेसर KP नौटियाल के निर्देश में, प्रोफेसर KP नौटियाल के निर्देशन में। कब, 1982 से 1983 ईस्वी में यहाँ किया गया। तो अलकनंदा नदी के दाएं तट पर स्थित है क्या, थापली। तो अलकनंदा नदी के दाएं तट पर स्थित है थापली। वहाँ जब उत्खनन किया गया तो वहाँ कम से कम 1.20 मीटर मोटा जमाव था जो कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति तथा उससे संबंधित काल का है। तो जब इनके बारे में पढ़ा गया, देखा गया, वहाँ डिस्कवरी की गई तो अलग अलग चीज़ें मिली। क्या क्या मिला हमको, तस्तरी मिली, कटोरे मिले, छोटा सा एक कलश मिला जिस पर चित्रकारी थी, ये यहाँ से मिला। उसके साथ में कृष्ण लेपित धूसर पतले लोहित तथा मोटे गड़न के पात्र भी यहाँ से मिले हैं। पतले लोहे के जो है, कृष्ण लेपित हम कह सकते हैं, काले रंग के, इस तरीके के पात्र भी यहाँ से मिले हैं। जो धूसर बर्तन यहाँ से मिले हैं दोस्तों, वह सभी प्रकार की चित्रकारी उन पर की गई है और उन पर अलंकरण भी प्राप्त किए गए हैं। तो मतलब एक तरीके से उनको सजाया गया है दोस्तों। उसके साथ ही अच्छी तरह से पकाए गए मिट्टी से निर्मित पक्षी मूर्तियाँ जो है मिट्टी की, वो मिली हैं वहाँ पे। तांबे की चूड़ियाँ वहाँ से मिली हैं, तांबे की कीलें मिली हैं, पकी मिट्टी के मनके मिले हैं और लोहित पात्रों के टुकड़े भी मिले हैं। अच्छा, लोहित पात्रों के जो टुकड़े मिले थे दोस्तों, उन पर एक विशेष चीज़ यहाँ से मिली थी, धान की भूसी के अवशेष। मतलब धान जो होता है उसका जो भूसा बचता है उसके भी अवशेष इसमें से मिले थे। तो मध्य हिमालय में थापली प्रथम पुरातत्व स्थल है जो कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। कालांतर में इस संस्कृति के अन्य पुरास्थल भी प्रकाश में आए थे। तो ये आपको याद रखने हैं और सारे पॉइंट बना करके आपको लिख लेने हैं दोस्तों थापली टिहरी के बारे में। चलिए अगली बात की जाए दोस्तों, अगली है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, ये है मलारी जनपद चमोली के बारे में। तो ये मलारी जो है ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, जोशीमठ से 60 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तो इसका जो उत्खनन कराया वो भी किसने कराया, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल ने कराया। कब कराया गया था दोस्तों, 1982-83 के अंदर इसका कराया गया था। तो जब उत्खनन किया गया तो इसमें चूने की पहाड़ी की ढलान से गुफा शवागार प्राप्त हुए। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था यहाँ शवागार प्राप्त हुए हैं। तो गुफा जो है वो अंडाकार थी और उसकी ऊंचाई थी 1.15 मीटर और गहराई थी 3 मीटर की। तो 3 मीटर की जो गहराई और 1.15 मीटर की जो लंबाई ऊंचाई थी उसके अंदर देखा गया गुफा थी और इसके मुहाने को कुछ बड़े पत्थरों से ढका गया था दोस्तों। तो जब उनको खोला गया, अंदर गए, तो वहाँ से हमें क्या मिला, एक संपूर्ण कंकाल मिला, पूरा कंकाल बॉडी का। उसके साथ में समाधान में प्रयुक्त सामग्री, अलंकृत कृष्ण लोहित जार प्राप्त हुए दोस्तों, जार प्राप्त हुए वहाँ से। गुफा के भीतर कंकाल के साथ धूसर पात्र परंपरा का एक बड़ा संग्रह, लोहे के बाणाग्र, अस्थि निर्मित बाणाग्र, ये सब प्राप्त हुए यहाँ पे। तो इससे हमें गुफा जो है वह 3य शताब्दी ईसा पूर्व से 1म शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य की हमें ये गुफा ज्ञात होती है। अगली बात की जाए दोस्तों रानीहाट, जो कि टिहरी के अंदर ही है। रानीहाट है अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर। तो अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर है रानीहाट और इसका HNB गढ़वाल, फिर से वही प्रोफेसर KP नौटियाल, और 1977 में इसमें खोज की गई। अच्छा, खोज की तो क्या क्या मिला, तो यहाँ अलग अलग चीज़ें जो हमें मिली, तो उससे हमने क्या किया कि हमने इस एरिया को जो है अलग अलग समय काल में बांट दिया, क्योंकि यहाँ अलग अलग समय काल की चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी। अलग अलग समय काल का मतलब देखिए, 3.25 मीटर की गुफा थी, मतलब जो जमाव था वो था। तो उसमें पहला जो काल मिला वो मिला 600 से 400 ईसा पूर्व का। दूसरा काल जो था उसी के दो काल बना दिए, 400 से 200 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का। और जो तीसरा काल है वो है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य का। तो हमने इस तरीके से 3 अलग अलग काल इसमें बना दिए, क्योंकि तीनों कालों के बारे में यहाँ से चीज़ें मिली थी।
प्रथम काल है दोस्तों 600 से 400 ईसा पूर्व। 600 से 400 ईसा पूर्व के हमको यहाँ से गणन के धूसर मृदभांड, काचित मृदभांड, कृष्ण लेपित मृदभांड, प्रथम तांबे और लोहे को गलाने के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हमने दोस्तों अगले समय काल की बात की तो अगला समय काल था 2 उपकालों में बटा हुआ। 2 उपकाल कब से, मतलब 400 ईसा पूर्व, 400 से लेकर के 200 ईसा पूर्व, फिर 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी बाद तक का। उसमें हमको क्या मिला, पक्की ईंटों तथा विभिन्न प्रकार के पात्र मिले, मुख विहीन हांडी, लघु कटोरे, पक्की मिट्टी की आकृतियाँ, ये सब कब की हैं, मौर्य काल की जो है। और उसके साथ में हमको 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का भी कुछ मिला है। वो क्या है, हमें भवन मिले हैं जिनमें उत्तम प्रकार का फर्श था, किसका बना हुआ, पत्थरों का बना हुआ। विभिन्न प्रकार के पात्र हैं, लघु कलश प्राप्त हुए हैं यहाँ से। उसके साथ में तृतीय प्रकार का भी मिला है दोस्तों। तृतीय काल क्या है, आधुनिक काल में हम कहें 800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच का। तो इसमें हमको 600 वर्ष के एक लंबे अंतराल के पश्चात वहाँ के निवासियों द्वारा ईंटों का प्रयोग छोड़कर आवासीय संरचनाओं में पत्थरों का प्रयोग होने लगा, इसका भी हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से रानीहाट के प्राचीन निवासी जो हैं वो, उनके बारे में हमको क्या पता चलता है कि वो लोहे को गलाते थे, उनका हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे और मछली मारने और शिकार में उनका उपयोग करते थे। तो रानीहाट जनपद टिहरी के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम देखेंगे सन्ना बसेड़ी, इसके बारे में भी हमने अभी पढ़ा दोस्तों। तो महाश्म शवाधान स्थल सन्ना बसेड़ी में प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति पुरातत्व विभाग हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल द्वारा उत्खनन कराया गया। तो यहाँ से मैंने आपको बताया डोलमेन और शिष्ट प्रकार के शवागार प्रकाश में आए हैं। तो यहाँ से हमको 9 शवाधान उत्खनित किए और इस स्थल के कब्रिस्तान होने का संकेत हमको पता चला। देखिए इतने सारे शवाधान मिले हैं तो कहीं ना कहीं कब्रिस्तान का साक्ष्य यहाँ मिलता है। तो ये गहराई में मिले हैं 1.20 मीटर से 1.50 की, जैसा कि लोकल एक औसत ऊंचाई हम हर जगह देख रहे हैं। तो यहाँ जो है चारों तरफ से शव पेटिकाएँ आयताकार और अंडाकार पत्थरों की दीवारों से सुरक्षित हैं, मतलब महाश्म संस्कृति का साक्ष्य है। और उसमें क्या है, पेटिकाओं में आवश्यकतानुसार माप के अनुसार 3 से 6 तक की शव सामग्रियाँ रखी गई थी। अब देखिए यहाँ जो है वो अलग अलग प्रकार के शवाधान मिले, 6 शिष्ट शवाधान, 2 संयुक्त शवाधान, ये मैंने आपको बताया था अभी। अर्ध शवाधानों में बड़े आकार के हस्त निर्मित मिट्टी के जार जो हैं वो हैं, उसमें 48 से 56 सेंटीमीटर के थे वो, अभी हमने बात की थी दोस्तों। और चटाई नुमा उनके बाहरी भाग पर अलंकरण किया गया है। चटाई नुमा मतलब समझ रहे हैं आप, तो इस तरीके का कुछ जो अलंकरण जो आपको नॉर्मली चटाइयों में दिख जाता है, इस तरीके का अलंकरण उनमें किया गया है दोस्तों, बाहर से जो वो जिसमें लाशें रखी गई थी। उसके साथ ही मानव अस्थियों के टुकड़े, दांत, खोपड़ियाँ, ये सब यहाँ से मिली हैं और अलग अलग चीज़ें यहाँ से हमको इसमें मिली हैं, मतलब मानव आकृतियाँ संबंधित मानवों की जो लाशें हैं, पुरानी उनकी हड्डियाँ हैं, कंकाल हैं, वह यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक और रोचकपूर्ण तथ्य है कि 2 खोपड़ियाँ यहाँ साथ साथ पाई गई हैं, जिससे हमको क्या पता चलता है, संयुक्त समाधान, यानी कि एक साथ समाधान करने के बारे में भी हमको पता चलता है। उसके साथ साथ यहाँ समाधानों में हमने पढ़ा था कि चीज़ें भी दफनाई जाती हैं, तो हमें यहाँ अनेक प्रकार के तस्तरी, लघु कटोरे, सुराही, कुल्हड़, कटोरे, ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। और चित्रित धूसर पात्र परंपरा हमको यहाँ मिलती है। चित्रित धूसर पात्र परंपरा हमने अभी पढ़ी है दोस्तों स्टार्टिंग में, चित्रित धूसर पात्र परंपरा। चलिए अगला है लाखा मंडल दोस्तों। लाखा मंडल कहाँ है, देहरादून में है, महत्वपूर्ण हो जाता है, छोटा सा पॉइंट है। तो यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कराया था, उसका देहरादून मंडल है। 2005 से 2007 में यहाँ डिस्कवरी हुई थी। और डिस्कवरी तो क्या कहें, साफ़ सफाई की गई थी मध्य परिसर की लाखा मंडल के, और यहाँ से हमको कई सारी चीज़ें मिली। जब हमने वैज्ञानिक ढंग से सफाई की, तो वैज्ञानिक ढंग से सफाई की गई तो हमको यहाँ से अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिली। इसमें हमें 5वीं से 6वीं शताब्दी के सपाट छत वाले लघु मंदिर मिले, और इस क्षेत्र में ऐसे मंदिर नहीं पाए जाते हैं। तो इन खोजों ने क्या किया, हिमालयी क्षेत्र के मंदिर स्थापत्य के अध्याय को नया आयाम दिया। तो एक नए तरीके के मंदिर यहाँ देखने के लिए मिले, सपाट छत वाले लघु मंदिर। उसके साथ बात करें चांदपुर गढ़ी, जनपद चमोली के अंदर, ये जगहें भी आपको याद रखनी। तो यहाँ गढ़वाल राज्य की इसको प्रारंभिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। चांदपुर गढ़ी को गढ़वाल राज्य की प्रारंभिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल ने ही 2005 में वैज्ञानिक ढंग से साफ सफाई की थी दोस्तों। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ पहाड़ी के जो शिखर पर मुख्य परिसर है उसके चारों ओर पहाड़ की ढलान पर आवासीय संरचनाएं मिली हैं।
तो जो पहाड़ है जिस पर मंदिर ऊपर सबसे ऊपर जो शिखर है उससे नीचे जो ढलान है उसमें आवासीय संरचनाएं मिली हैं, रहने वाली संरचनाएं, घर या इस तरीके की। हो सकता है प्राकृतिक आपदा या किसी वजह से वो छूटकर खंडहर बन गए हों। तो जब उन खंडहरों की वैज्ञानिक ढंग से साफ सफाई की गई, विशिष्ट पारंपरिक प्रकार से निर्मित बड़ी संरचना में आवासीय संरचनाएं दिखी दोस्तों। इस निर्माण शैली में पत्थर, प्रस्तर खंडों, छोटे पत्थर के टुकड़ों के साथ ही मिट्टी के गारे का उपयोग करके इनको जोड़ा हमने, मतलब जिन्होंने ये भवन बनाए होंगे। तो भवनों को भूकंप रोधी रखने में मददगार होता है ये। तो इसका मतलब उन दिनों भी भूकंप का जो था वो पता था लोगों को, तो उन्होंने उसका घर को भूकंप रोधी मकान बनाने की ये तकनीक अपनाई थी। और परवर्ती चरणों के निर्माण में गारे के रूप में चूने का प्रयोग भी पाया गया है। तो उत्खनन में गोलाकार कुआं हमको मिला, मिट्टी के पात्रों के टुकड़े मिले, धातु के बर्तन और लोहे के अस्त्र शस्त्र मिले जो कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको चांदपुर गढ़ी चमोली के अंदर से हमको मिली। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी दोस्तों, ये उत्तराखंड के अंदर की गई अलग अलग प्रकार की खोजों के बारे में हमने पढ़ा, जो कि हेमवती नंदन बहुगुणा और उसके साथ में पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराई गई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून और उसके साथ में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, इन दोनों की खोजों के बारे में हमने विस्तृत रूप से जाना है दोस्तों। सभी के आप नोट्स बना लेंगे और इनके टेक्स्ट PDF, ये जो टेक्स्ट फॉर्म आप देख रहे हैं, इसकी एक PDF बना के मैं आपको डिस्कवरी वाली जो भी खोजें हुई हैं वो PDF भी मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को शेयर तो आपको ज़रूर करना है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है आपको इस वीडियो को, और लाइक वीडियो करनी है अभी अपने, और सब्सक्राइब जरूर करना है। सो ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।